Hello, my dear student. Welcome to so today we are going to chapter 1, matter in our surrounding, part 2. So what we have discussed in last lecture, we have discussed physical nature of matter, and some points are there. Matter is made up of particles. Then how small are these particles? Then कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए हैं कल, और उसका आपने रिवीजन किया होगा। और उसके बाद आज हम देखने वाले क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है वो देखेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट टू आवर टॉपिक। सो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। व्हाट आर द different states? We can see that matter around us exist in 3 different states: solid, liquid and gas. मतलब हम हमारे आजू बाजू में देखते हैं तो फिर हम लोगों को है ना मैटर 3 फॉर्म में दिखाई दे रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो जो भी हम लोग मैटर में या फिर कोई भी चीज लेंगे तो वो किसी ना किसी क्या होगी, स्टेज में होगी। जैसे कि सॉलिड में तो होगी, या तो लिक्विड में होगी, या तो गैस में होगी। तो these stages of matter arise due to the variation in the characteristics of particle of matter। मतलब ये स्टेजेस किस वजह से देखने को मिलती है हमें, उनके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब उनके बीच में जो पार्टिकल्स है उसके वजह से वो चीज सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में हमें दिखाई देती है। तो वो कैसे, वो अभी आज हमको पढ़ना है। तो 3 स्टेजेस है, मतलब इम्पोर्टेंट 3 स्टेजेस है। ऐसे तो हम लोगों ने 5 स्टेजेस है। वो 5 स्टेजेस कौन से है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर प्लाज्मा और लास्ट वाली है बोस-आइंस्टाइन। ये 2 स्टेजेस ज्यादातर हम पढ़ते नहीं है क्योंकि वो बहुत हाई टेम्परेचर पे की जाती है। कौन सी? प्लाज्मा स्टेज। और जो बोस-आइंस्टाइन स्टेज है वो हाई मतलब एकदम ठंडे टेम्परेचर पे की जाती है। मतलब ऐसा है, इस वजह से वो दोनों ज्यादातर हम नहीं पढ़ते। तो इस बार हमें पढ़ना कौन सा है? द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड द गैस स्टेट। तो अभी हम पढ़ने वाले सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है देखो, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, पेन, बुक, नीडल, मतलब सम मैटर हमको क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं। कुछ भी ले लो। अभी इन्होंने क्या लेने के लिए बोला है हम लोगों को? पेन, बुक और नीडल। तो ये तीनों को लेना है। सबसे पहले इन तीनों को कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या करना है, उसको एक नोटबुक के ऊपर रखकर उनको शेप देना है। मतलब बाउंड्रीज पर उसको शेप देके देखना है। तो उनको एक पर्टिकुलर शेप है, ये हम लोगों को पता चल रहा है। फिर उसके बाद उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, हैमर से या फिर किसी चीज से क्या करना है, मारना है या फिर उसको पुल करना है और ड्रॉप करना है। मतलब मार के देखना है, गिरा के देखना है, उसको पुल करके देखना है, ये चीजें करके देखनी है। उसके बाद उसको क्या करना है, उसको पानी में क्या करना है, डिजोल्व करके देखना है। फिर उसके बाद उसको क्या करना है, कंप्रेस करके देखना है, मतलब दबा कर देखना है कि क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें करने के बाद अभी पेंसिल ली है आपने, तो पेंसिल को सबसे पहले क्या करना है, हैमर से हैमर करके देखना है। तो वो इजीली टूट पा रही है क्या? नहीं, उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है और उसके बाद वो टूट रही है। ठीक है ना? वैसे ही उसके बाद उसको डिफ्यूज करेंगे, पानी में डालने के बाद वो डिफ्यूज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। उसके बाद उसको कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस मतलब दबा के उसका शेप चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो सॉलिड, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सॉलिड जो होते हैं उसको क्या होता है, डिफिनाइट शेप होता है। मतलब पर्टिकुलर एक तो क्या होता है, शेप होता है, और डिस्टेंस बाउंड्रीज होती है। जब अभी हम लोगों ने नोटबुक पे ड्रॉ करके देखा तो उसको एक डिफिनाइट क्या होती है, बाउंड्रीज होती है। और क्या होता है, फिक्स्ड उसका वॉल्यूम होता है। और निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब उसको कंप्रेस करने के बाद, मतलब वो कंप्रेस होता है क्या? नहीं हो रहा है ना। पेंसिल अभी कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होगी, नहीं हो रही है। तो इससे हमको ये पता चलता है सॉलिड्स हैव डिफिनाइट शेप, डिफिनाइट बाउंड्रीज, फिक्स वॉल्यूम, निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। एंड वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, क्योंकि वो अपना शेप इजीली चेंज नहीं कर सकते। रिजिड मतलब क्या होते हैं, वो अपना शेप इजीली चेंज नहीं कर सकते। तो इतना समझ में आया। तो सॉलिड आपको समझ में आया। उसके बाद अभी हम क्या देखने वाले हैं, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के पहले भी और एक छोटी सी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। क्या दिए देखते हैं। व्हाट अबाउट द रबर बैंड। हाँ, आपको अभी ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि रबर बैंड तो इजीली मतलब
वो भी एक सॉलिड ही है ना, उसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं और फिर वो अपने पोजीशन पे आ जाता है। फिर बाद में शुगर और सॉल्ट भी पानी में डालने के बाद में वो डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फिर बाद में स्पंज होगा, स्पंज को हम लोग एक ग्लास में उसको डाल सकते हैं और वो ग्लास का शेप ले लेता है, तो मतलब वो अपना शेप चेंज कर रहा है, ये डिफ्यूज हो रहा है क्या, शुगर और सॉल्ट। फिर बाद में ये रबर बैंड क्या हो रहा है अपना ये हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। तो ये तीनों चीजें कैसे हो रही है तो वो देखना है अभी हम लोगों को। अ रबर बैंड चेंज इट्स शेप्स अंडर द फोर्स ऑफ रिगेन द सेम शेप व्हेन the force is removed. If excessive force is applied, it to break. The shape of individual sugar and the salt sugar remain fixed. Whether we can take it into hand, put or in a plate or in a jar. Sponge has a minute holes in the which is trapped. When we press it, the air मतलब उनको है ना हम लोग है ना एक्सटर्नल फोर्स या फिर कुछ भी लगाकर है ना उसका शेप चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ तो चेंजेस ला सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स से ये सब पॉसिबल है, ठीक है। फिर बाद में देखते हैं द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या दिया हुआ है, वी ऑब्जर्व दैट एक एक्टिविटी सबसे पहले दी हुई है, क्या दिया है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स। Container of different shape, put a 50 ml mark on this container using measuring cylinder from the laboratory. What will happen if this liquid are spilled on the floor? Measure 50 ml of any one of liquid and transfer it into different container one by one. Does its volume remains the same? Does the shape of the liquid remain the same? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? मतलब ये सब देखो, अभी सबसे पहले इन्होंने वाटर लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है, मिल्क लिया है, जूस लिया है और कोल्ड ड्रिंक लिया, तो इसको सबको अलग अलग कंटेनर में ले लिया है। तो उन्होंने क्वेश्चंस क्या करे हुए हैं, मतलब आपको ऑब्जर्वेशन करने हैं कि लिक्विड का जो शेप है वो वैसे ही रहता है या फिर दूसरे कंटेनर में डालने के बाद उसका शेप दूसरा हो जाता है। तो आपको तो इतना नॉर्मली ऑब्जर्वेशन हो जाता है। देखो अगर हम मिल्क लेते हैं वो ग्लास में, तो ग्लास का शेप वो ले लेता है, उसी जगह हम लोगों ने कप में लिया तो कप का शेप ले लेता है। मतलब वो क्या करता है, अपना शेप क्या करता है, इजीली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब जिस चीज में जा रहा है, जिस मैटर में जा रहा है, जिस थिंग में उसको हम लोग पॉर कर रहे हैं, उस चीज में पॉर करने के बाद वो उसका क्या कर रहा है, शेप ले रहा है। इस वजह से मतलब लिक्विड क्या कर रहा है, उसका चेंज कर सकता है शेप, इससे ये पता चल रहा है। उसके बाद क्या बोला है गया, लिक्विड फ्लो, मतलब अभी नीचे गिरने के बाद वो इजीली फ्लो भी हो रहा है ना। लिक्विड नीचे गिरता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर बाद में वो क्या बोला है, लिक्विड रिजिड होता है क्या, रिजिड मतलब ठोस होता है, मतलब एकदम स्ट्रांग होता है क्या, मतलब वो चेंज नहीं कर सकता अपना शेप, ऐसा तो नहीं है ना। वो इजीली अपना क्या करता है, शेप चेंज करता है। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, हम फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो बच्चों अभी इसमें क्या आपको समझ में आया, लिक्विड क्या होता है, इजीली कैन इजीली चेंज इट्स शेप। फिर बाद में इट इज नॉट रिजिड एंड इट इज नॉट रिजिड एंड इट कैन फ्लो इजीली। मतलब इसका क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। अभी देखो आगे क्या दिया है, we saw the solid and liquid can diffuse into liquid. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases especially कौन से है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अभी हमने इसका भी देखा था, किसका, सॉलिड का। सॉलिड भी पानी में क्या हो जाता है, मतलब वाटर में क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। वैसे ही लिक्विड भी क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। वैसे ही गैस भी क्या होता है, पानी में डिफ्यूज हो जाता है। वो कैसे, अब गैस कौन से इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस जो है वो पानी में क्या होते हैं, इजीली डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और ये किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड्स ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। The aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that the solid, liquid, and gases can diffuse into the liquid. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. मतलब अभी हमने क्या देखा, डिफ्यूजन का मतलब है कि घुल जाना। तो घुलता कौन कौन है, सॉलिड, लिक्विड और
गैस, ये तीनों लिक्विड में घुल जाते हैं, मतलब वाटर में घुल जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स, इनका एग्जाम्पल देने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि जब एक्वेटिक एनिमल ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, वाटर के थ्रू ही लेंगे ना, तो वाटर में ऑक्सीजन घुल जाता है, मतलब डिफ्यूज हो जाता है, तभी जाके उनको क्या होता है, वो ऑक्सीजन मिलता है। इस वजह से डिफ्यूजन होने की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो हमें कोई क्या समझ में आया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों भी डिफ्यूज होते हैं किसमें, वाटर में, और द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड। क्यों, लिक्विड लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा, तो वो मूव करने की वजह से वो क्या हो जाता है, जल्दी डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। This is due to the fact of the liquid state particle move freely and higher greater space। अभी हमने ये देख लिया। ठीक है, अभी देखो गैसेस स्टेज देखते हैं। गैसेस स्टेज में क्या दिया है, हैव यू एवर ऑब्जर्व द बलून सेलर फायर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम द सिंगल सिलेंडर गैस एनक्वायर्ड फ्रॉम द, हाँ तो आपने देखा ही होगा, ये नॉर्मली गैस सिलेंडर लेके एक बलून वाला होता है, जिसके जो बलून में हवा भरता रहता है, उसके पास एक ही छोटा गैस सिलेंडर होता है, उससे वो कितने सारे बलून में क्या करता रहता है, हवा पोर करता रहता है, मतलब भरता रहता है। ठीक है, तो वो इतने छोटे सिलेंडर में से इतने सारे बलून्स में हवा भरता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो गैस जो होती है वो सिलेंडर में क्या होती है, कंप्रेस करके हम भरते हैं, मतलब ज्यादा अमाउंट में वो गैस उसमें हम भर सकते हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि गैस क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। सो तो ये यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, सेम वही चीज है गैस की। जैसे अभी आप हमारे घर में डेली यूज में एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, जो घर पे खाना बनाने के लिए यूज होता है, उसमें भी क्या होता है, गैस भरा हुआ रहता है, लेकिन वो क्या होता है, हाईली कंप्रेस्ड करके भरा हुआ रहता है, ज्यादा अमाउंट में। वो जल्दी खत्म नहीं होता है ना, जब तक मतलब बहुत दिनों तक चलता है, क्योंकि उसमें हवा बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करा हुआ होता है, कंप्रेस करके क्या वो भरा हुआ रहता है, गैस भरा हुआ रहता है, इस वजह से वो ज्यादा दिन तक चलता है। तो फिर वैसे ही और एग्जांपल दिया हुआ है सीएनजी नेचुरल गैस। सीएनजी नेचुरल गैस भी वैसे होता है, कौन सा होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस। सीएनजी का मतलब ही है कंप्रेस नेचुरल गैस। फिर एलपीजी का क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वैसे ही सीएनजी हो गया, वो भी कंप्रेस करके भरते हैं। तो इससे पता चलता है गैस की कौन सी प्रॉपर्टी, कंप्रेसिबिलिटी। तो अभी देखो, फिर उसके बाद क्या दिया, पार्टिकल ऑफ द अरोमा। हाँ, ये एक एग्जांपल दिया है इन्होंने यहाँ पे, मैं भी बताती हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब हम खाना बनाते हैं किचन में, तो फिर किचन में खाना बनाते हैं, उस समय हम लोग जो भी खाना बनाते हैं उसका स्मेल पूरे घर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। वो कैसे अरोमा फैल जाता है, तो वो क्या होता है, गैसेस पार्टिकल फ्रीली जल्दी मूव करने वाले होते हैं, इस वजह से वो जल्दी पूरे रूम में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल इजीली एक दूसरे से मूव होते, लेकिन सॉलिड पार्टिकल में वैसा नहीं होता ना, इसीलिए उनका स्मेल जल्दी नहीं आता है। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, when we come to know that the cook in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. How does it smell reach us? The particle of the aroma of food mix with the particle of air spread and from the kitchen reach us and even further away. The smell of the hot cooked food reaches us in a second compared to the rate of diffusion of solid and liquid. मतलब यही कि सॉलिड एंड लिक्विड का जो डिफ्यूजन रेट है वो गैस से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसका डिफ्यूजन होने के लिए बहुत कम लगता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही फ्री होता है, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और इजीली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इस वजह से वो वहाँ जो अरोमा है वो इजीली पूरे रूम में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं द गैसेस स्टेट ऑफ पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली इन हाई स्पीड। भी मैंने आपको बताया कि गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो हाई स्पीड से क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते होते हैं। ड्यू टू दिस द random movement, the particle hit each other and also wall of container. The pressure exerted by the gas is because of force of exerted by gas particle per unit area of the container. ठीक है,
अभी क्या दिया है, ये हो गया। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। तो सॉलिड में जो भी सॉलिड जो होता है ना, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम पैक्टली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और लिक्विड में थोड़ा सा उनमें गैप होने लगता है, तो वो थोड़ा सा मूव कर पाते हैं। उससे भी ज्यादा मूव कौन कर पाता है, गैस पार्टिकल। अभी आपको ये डिफरेंस है ना, समझाती हूँ। देखो, ये है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले फेजेस ऑफ मैटर क्या क्या है। देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा तो मैंने आपको बताया। उसके आगे और एक है बोस-आइंस्टाइन, लेकिन हम तीन ही पढ़ते हैं। तो सॉलिड क्या होता है, होल्ड एक शेप होता है उनको, मतलब परफेक्ट कोई तो एक शेप होता है। लिक्विड का क्या होता है, वो जिस कंटेनर में रख दिया जाता है उस कंटेनर का शेप क्या कर लेता है, ले लेता है। वैसे शेप ऑफ कन्फर्म्स टू कंटेनर। हाँ, तो अभी एग्जांपल क्या दिया है, सॉल्ट, आइस, वुड, फोन, क्लोथ, मतलब सब आ गया इसमें सॉलिड में। लिक्विड में कौन सा है, वाटर, मर्क्यूरी, ब्लड, सोडा, कॉफी, ये सब आ गए। और गैस का क्या होता है, कोई डेफिनाइट उसको शेप नहीं होता है। तो एयर, CO2, हेलियम, ऑक्सीजन, प्रोपेन, ये सब क्या है, एग्जांपल ऑफ गैसेस है। अभी उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस क्या देखना है हमको, सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंस देखना है। तो सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। मैंने आपको बताया, उसको कितना भी कुछ भी करो, उसके वो आसानी से अपना शेप नहीं चेंज करता, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी कौन सी दी है, रिजिड दी हुई है। लिक्विड नॉन रिजिड होता है, मतलब जिस कंटेनर में उसको दिया जाएगा शेप, उस कंटेनर का शेप ले लेता है। वैसे ही गैस का भी होता है। देखो, हम उसको गैस सिलेंडर में भर लेते हैं वैसे ही। और इसका फिक्स शेप होता है, फिक्स शेप होता है। और इस सॉलिड का फिक्स शेप होता है। देखो, अभी सॉलिड मतलब हम लोगों ने मोबाइल फोन ले लिया, तो मोबाइल फोन का भी एक फिक्स शेप हो गया। फिर बाद में आपने पेंसिल ले लिया, आपका रबर ले लिया, या फिर कंपास बॉक्स ले लिया, इनका सबका क्या है, फिक्स शेप है। वैसे लिक्विड का होता है क्या, फिक्स शेप नहीं। ग्लास में पानी लो तो ग्लास का शेप ले लेगा, मग में पानी लो तो मग का शेप लेगा, ठीक है। वैसे ही गैस का भी वैसे ही है, नो फिक्स शेप। फिर बाद में इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, किसका, सॉलिड का। वॉल्यूम मतलब क्या, उसका वॉल्यूम मतलब कितना अमाउंट है उसका, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये सब भी उसका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसका क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका भी क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। ये इसकी डेंसिटी, ये अभी हमको अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और इसमें स्लाइटली कंप्रेसिबल, मतलब थोड़ा अमाउंट में कंप्रेस हो सकता है सॉलिड। लिक्विड क्या होता है, स्लाइटली, ये भी कंप्रेसिबल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है, अभी हमने देखा था गैस, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। अभी ये हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। अभी इसके बाद हमको ये देखना है, अभी हमने देख लिया सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन मैटर के टाइप्स देखे, तो इन तीनों में उनकी प्रॉपर्टीज भी देख ली। अभी इसके बाद क्या पूछा गया है, कैन मैटर चेंज द स्टेट। अभी ये तीनों मैटर अपनी स्टेट्स चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड सॉलिड हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, वो देखना है अभी हमको, ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ। देखो, एक एक्टिविटी इसमें भी दी हुई है, व्हाट वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन व्हाट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। मतलब ये अपने को नॉर्मली पता ही है कि वाटर है ना 3 स्टेट में दिखता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो कैसे, आपने आइस तो देखा होगा, तो वो सॉलिड में है। लिक्विड क्या है, वाटर में है। और फिर नेक्स्ट अभी हमको क्या देखना है, कैन मैटर चेंज इट स्टेट्स। तो हाँ, तो चेंज कर सकते हैं। तो अभी नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों ने सॉलिड फॉर्म में कौन देखा है, आइस देखा है। उसका लिक्विड फॉर्म क्या होता है, पानी, मतलब वाटर होता है। उसके बाद में उसका वेपर फॉर्म मतलब हवा, उसको ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद में वो वेपर फॉर्म में आता है। ये अपने को नॉर्मल पता है, लेकिन उसको हम कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे वो देखते हैं। चलो, अभी इन्होंने क्या किया हुआ है, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लैबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विथ इट्स आइस, ठीक है। मतलब अभी इसको क्या करना है, एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर ले लेना है, इसमें आइस में रख देना है। उसके बाद इसमें आइस डालनी है और नीचे से उसको क्या करना है, बर्नर लगा के रखना है ताकि उसको हीट दे सके हम, ठीक है। अभी उसके बाद वैसे ही क्या किया हुआ है इन्होंने, वाटर लिया हुआ है और वाटर को भी वैसे ही करना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, सिर्फ यहाँ पे आइस लिया है, यहाँ पे वाटर लिया है, तो ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, कन्वर्जेशन ऑफ आइस टू वाटर। अभी इसको आइस टू वाटर करना है और वहाँ पे हमको टेम्परेचर मेजर करना है कि कितना टेम्परेचर लग रहा है। और यहाँ पे इन्होंने वाटर टू क्या करा है, इसका गैस हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्शन हो रहा है, तो भी कितना टेम्परेचर में क्या डिफरेंस हो रहा है वो हमें देखना है अभी। तो देखो,
स्टार्ट हीटिंग बीकर ऑन लो, फिर मतलब क्या करना है, टेम्परेचर देते रहना है, फिर बाद में देखना है कि कौन से टेम्परेचर पे वो क्या होता है, मेल्ट होने लगता है। तो टेम्परेचर क्या करना है, नोट करना है। तो फिर अभी यहाँ पे देखो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, ऑन इंक्रीज इन द टेम्परेचर द solids the kinetic energy of particle increases। हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी भी देखा, मतलब कल के क्लास में देखा था। काइनेटिक एनर्जी मतलब उनके पार्टिकल्स मूव जितने ज्यादा करेंगे उतना उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। वैसे ही क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड। मतलब वो काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, वाइब्रेशन उनके ज्यादा स्पीड से होने लग रहे हैं। फिर वो क्या होंगे पार्टिकल्स, द एनर्जी सप्लाई बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, हम लोग बाहर से उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके बीच का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, ओवरकम हो रहा है। फिर बाद में क्या होगा, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स, ओवरकम होने की वजह से क्या हो रहा है, वो उनकी जो फिक्स पोजीशन है वो लीव करेंगे, क्योंकि उसको हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो फिक्स पोजीशन की वजह से वो उनके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, रिलीज होते जाएंगे। फिर वो ऐसे एक स्टेज पे आएंगे जहाँ पे सॉलिड क्या होने लगा, मेल्ट होने लगा, और वो कहाँ किस में कन्वर्ट कर रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पे सॉलिड क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। मतलब मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है उसको, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, द मेल्टिंग पॉइंट of a solid an indication of the strength of the force of attraction between the particles। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है, ठीक है। तो अभी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होगा, 273.15 केल्विन, ठीक है। तो केल्विन क्या है, टेम्परेचर का मेजर है, ठीक है। अभी देखो दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड। अभी हमने क्या किया, बर्फ को वाटर में कन्वर्ट किया, मतलब आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, मतलब सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म हुआ ना। तो उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूजन, ठीक है। अभी देखो इसके बाद क्या बोला है, we have observed during the experiment the melting that temperature of a system does not change after that melting point is reached till all the ice melt। मतलब क्या हो रहा है, जब तक आइस पूरी तरह से पिघल नहीं जाती, मतलब पूरी तरह से मेल्ट नहीं होती, तब तक उसका क्या होता है, टेम्परेचर ही नहीं चेंज होता है। तो टेम्परेचर है वैसे ही रहता है। क्यों, आइस ठंडी है, वो वाटर भी ठंडा हो जाता है। मतलब जब तक वो मेल्ट नहीं होता वो तब तक ठंडी ही रहती है, उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होता है। वो मेल्ट होती नहीं पूरी तब तक वो ही टेम्परेचर रहता है, ठीक है। फिर मेल्टिंग पॉइंट इज, मतलब जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच नहीं होता है, मतलब पूरी तरह से वो मेल्ट नहीं होता है, तब से वो क्या होने लगता है, टेम्परेचर चेंज होने लगता है, ठीक है। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। मतलब कंटिन्यूसली अपन हीट भी देंगे तो भी वो उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होता है जब तक वो पूरी तरह मेल्ट नहीं होता। तो स्टेट ऑफ बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, मतलब उसका जो अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल होता है जब तक वो कम नहीं हो जाता। सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने प्रीवियसली देख लिया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, वो एक कॉम्पैक्ट स्टेज में होते हैं जो जिसमें वो क्या होता है, उनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना वो ज्यादा होता है। इस वजह से वो मतलब रिलीज नहीं कर पाते एक दूसरे को। लेकिन हम लोग बाहर से उसको टेम्परेचर देंगे तो वो धीरे धीरे रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद में वो जब मेल्ट होने लगेगा ना, तब उसका अट्रैक्शन क्या होता है, रिलीज होने लग जाता है। अट्रैक्शन रिलीज होने की वजह से फिर वो क्या होने लगता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब चेंज होने लगता है, उसका टेम्परेचर क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इट इज कंसिडर्ड दैट द गेट हिडन इनटू, मतलब उसके अंदर कोई तो छुपी एनर्जी होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। वो तब तक मेल्ट नहीं होता जब तक उसका पूरा क्या होता है, हिडन पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो रिलीज नहीं होता। तो वो जो हिडन एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। द वर्ड लेटेंट
लेटेंट मतलब ही क्या होता है, हिडन एनर्जी। अभी उसको क्या डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट फ्यूजन। मतलब 1 kg सॉलिड को लिक्विड में ट्रांसफर करने के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट लगता है उसको लेटेंट हीट फ्यूजन बोलते हैं। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट फ्यूजन। ठीक है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट का जो भी पार्टिकल ऑफ वाटर है वो क्या हैव मोर एनर्जी कंपेयर टू द पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। मतलब पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी, मतलब वाटर में ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू आइस। ठीक है, ठीक है, ये कुछ नहीं है अभी। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्या, वेपर स्टेट। हाँ, वेपर स्टेट क्या होती है, अभी ये हमने देखा आइस टू वाटर कन्वर्जन देखा, अभी वाटर टू आइस करना है तो उसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। मतलब क्या करना है, हीट सप्लाई करते रहना है, वाटर को हीट सप्लाई करते रहना है। फिर बाद में एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री। मतलब ऐसे टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर पे आके वाटर क्या होगी, एक दूसरे को रिलीज, उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिलीज करने लग जाएंगे, और रिलीज करने के बाद में वो क्या होंगे, वेपर में फॉर्म होंगे, और वेपर फॉर्म हो जाएगी तो उसको मतलब गैस कहते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन। ईजी है, सबसे ज्यादा ईजी है। देखो क्या बोला गया हुआ है, एक कंटेनर में वाटर लिया है, वाटर को ऐसे टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर तक उसको टेम्परेचर देना है, मतलब हीट करते रहना है जब तक वो वाटर पार्टिकल्स खुद को एक दूसरे से रिलीज करने लग जाएंगे। तो रिलीज करने के बाद में वो क्या होगा, गैस फॉर्म में होगा, और गैस फॉर्म होने की वजह से उसको क्या बोलेंगे हम, वेपोराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्या है, वाटर दिस फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373। हमने मेल्टिंग पॉइंट कितना देखा था, 273.15 के, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, और ये 373 केल्विन है, मतलब ये कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी देखो particles in a steam that is water vapor at 373 Kelvin have more energy than the water at the same temperature। हमने सबसे पहले क्या देखा, जो पार्टिकल्स इन लिक्विड थे उसमें ज्यादा एनर्जी थी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन सॉलिड। अभी हम क्या देख रहे हैं, पार्टिकल्स इन स्टीम हैव मोर एनर्जी देन पार्टिकल्स एंड लिक्विड। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी, लिक्विड गैसेस में होगी, उससे कम लिक्विड में होगी, और सबसे कम कौन से किसमें होगी, सॉलिड में होगी। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी में भी किसमें होगी, गैसेस में होगी। ठीक है, अभी देखो, सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय द चेंजिंग द टेम्परेचर। मतलब हमारे टॉपिक का ही नाम था, कैन मैटर चेंज इट स्टेट, तो यस इट कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। मतलब जैसे हम ज्यादा टेम्परेचर देंगे वो क्या होगी, अपनी स्टेजेस क्या होगी, चेंज करेगी, स्टेट चेंज करेगी। ठीक है, हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, ये एक्टिविटी दी हुई है, इसमें क्या सब्लिमेशन ऑफ कैंपर, वो सब चीजें दी हुई है, आप देखते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अभी इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, सबसे पहला कौन सा था इसमें, टेम्परेचर का देखा हम लोगों ने। अभी प्रेशर का देखेंगे, प्रेशर का कैसे होता है इफेक्ट, वो देखना है हमें। तो उसके लिए एक एक्टिविटी, पहले एक्टिविटी तो कैम्फर की दी हुई है, देखो, टेक सम कैम्फर, क्रश इट टू पुट इन टू द चाइना डिश, पुट इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, पुट कॉटन प्लग ऑन द स्टीम ऑफ द फनल। मतलब चाइना डिश ली है, उसके ऊपर क्या किया हुआ है, कैम्फर रखा हुआ है, कैम्फर के ऊपर इन्वर्टेड फनल रखी है, उसके ऊपर भी कॉटन लगाया हुआ है, फिर और नीचे से उसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ठीक है, फिर नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व द ऑब्जर्वेशन करना है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब अभी देखो हम क्या देख रहे थे, आइस का वाटर में फॉर्म हो रहा था, वाटर का किस में हो रहा था, गैस में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली किस में हो रहा है, अपना
सॉलिड का क्या हो रहा है, डायरेक्टली गैस में फॉर्म हो रहा है, तो इसको सब्लिमेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे। या फिर गैस का डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म होगा, उसको भी क्या बोलना है? सब्लिमेशन बोलना है। हमने क्या क्या देखा? वेपोराइजेशन देखा, डिफ्यूजन देखा, अभी सब्लिमेशन देखा। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? सारे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब किस में डिफ्यूज होते हैं? वाटर में होते हैं, मतलब घुल जाना। ठीक है। फिर बाद में हमने देखा, अभी क्या देखा सब लास्ट में वेपोराइजेशन देखा। वेपोराइजेशन क्या होता है? लिक्विड का डायरेक्ट लिक्विड का वेपर में फॉर्म हो जाना, मतलब स्टीम में फॉर्म होना, उसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। अभी इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? सब्लिमेशन देख रहे हैं। सब्लिमेशन में क्या देखते हैं? सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड सॉलिड डायरेक्टली किस में हो जाता है? स्टीम में या फिर गैस फॉर्म में फॉर्म हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है। अभी देखो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी हमने अभी टेम्परेचर चेंज करके देखा, अभी प्रेशर से क्या इफेक्ट होता है वो देखना है। वी हैव लर्न द डिफरेंस वेरियस स्टेजेस ऑफ मैटर ड्यू टू द डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट इन पार्टिकल। मतलब हम लोगों ने देखा उनके पार्टिकल्स कैसे थे। सॉलिड में एक दूसरे के बहुत ज्यादा ही क्लोज थे, लिक्विड में उससे थोड़ा थोड़ा रिलीज हो रहे थे, और गैसेस में क्या होते थे? ज्यादा ही दूर दूर थे पार्टिकल्स। ठीक है। तो व्हाट विल हैपन व्हेन स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन एंड कंप्रेस अ गैस enclosed in a cylinder? Will particle come closer due to the thing increasing or decreasing pressure? Can we change its states of matter? तो अभी क्या बोला गया हुआ है? कंप्रेस करने के बाद में गैस और लिक्विड और सॉलिड में क्या डिफरेंसेस आते हैं वो देखना है। ठीक है। तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। have you heard of solid carbon dioxide? It is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly into gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as a dry ice. मतलब क्या है इसका? मतलब आपने सुना है क्या कभी? जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है? हाई प्रेशर पे क्या होता है? डायरेक्टली गैसेस स्टेट पे क्या किया जाता है? उसको चेंज किया जाता है। वो कैसे? वो मतलब उसको हाई प्रेशर देने के बाद में उसको चेंज किया जाता है, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राई गैस बोलते, ड्राई आइस बोलते हैं। किसको? सॉलिड CO2 को, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई गैस बोलते हैं। और उसका एक हाई प्रेशर पे उसको कन्वर्ट करके गैस फॉर्म में क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। ठीक है। Thus we can say that the pressure and the temperature determine the status of the substance. मतलब इस सब से हमें इतना पता चलता है कि सॉलिड की स्टेट कैसे चेंज हो सकती है। उसको टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो उसके बाद वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखो, अब हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि वेपोराइजेशन देखा हमने, सब्लिमेशन देखा, सॉलिडिफिकेशन देखा, मतलब फ्यूजन देखा। देखो लिक्विड से गैस फॉर्म करना है तो क्या हो रहा है? वेपोराइजेशन हो रहा है। लेकिन गैस से लिक्विड फॉर्म करेंगे तो क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। वैसे गैस से सॉलिड फॉर्म करना है तो डिपोजिशन हो रहा है। सॉलिड से गैस हो रहा है तो फिर उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन होंगे। वैसे ही सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है तो फ्यूजन बोलेंगे, और लिक्विड टू सॉलिड जाएंगे तो सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। उतना ही है। अभी देखो इवेपोरेशन, अभी नई कॉन्सेप्ट है। इवेपोरेशन क्या होता है? डू वी ऑलवेज नीड द हीट चेंज प्रेशर फ्रॉम चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन वी कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ? चेंज ऑफ स्टेट्स फ्रॉम लिक्विड टू वेपर take places without the liquid reaching the boiling point. Water when left unconverted slowly changes its vapor. Wet cloth dry up. What happened to the water in the above एग्जाम्पल? मतलब क्या है? हाँ, कुछ एग्जाम्पल दिए इन्होंने। मतलब क्या बोला है? जब हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो उसके अंदर वाटर होता है ना, वो वाटर कपड़े सूख जाने के बाद में कहाँ चला जाता है? तो वही समझना है हमें कि कहाँ वो क्या होता है उसका, मतलब उसका वो क्या होता है? एक तरह से इवेपोरेशन ही हो जाता है। इवेपोरेशन का मतलब ही है जो उसमें का वाटर है ना, वो एटमोस्फियर में क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर are always moving and are never at a rest. At given temperature in any gas, liquid or solid, there are
particles with different amount of kinetic energy. In case liquid, a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of the particle and gets converted into vapor. मतलब लिक्विड में ज़्यादा होता है, क्या होता है उनका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत मतलब ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, वो इजीली ब्रेक हो जाता है और क्या हो जाता है, वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो ब्रेक अवे होकर क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो दिस फिनोमेनन चेंज द लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. मतलब इजीली वो क्या हो जाता है, अभी एक लिक्विड से वो क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मतलब उस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं. ठीक है, अभी देखो, you must observe that the rate of evaporation increase with an increase of surface of area. We know that the evaporation of a surface phenomenon, if the surface of area increase, the rate of evaporation increase. For example, by putting the coals or drying up, we spread them out. मतलब क्या करता है, देखो ज्यादा एरिया होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा होगा. वो कैसे, अभी हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो उसको क्या करते हैं, स्प्रेड करके रखते हैं. एक साथ रखेंगे तो वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है क्योंकि वो वाटर पार्टिकल का अट्रैक्शन फिर ज्यादा हो जाता है. लेकिन हम लोग उसी क्लोथ को क्या करेंगे, स्प्रेड करके रखेंगे तो वाटर पार्टिकल का अट्रैक्शन क्या हो जाता है, रिलीज होने लगता है और वो इवेपोरेट जल्दी हो जाता है वाटर पार्टिकल. ठीक है, इस वजह से सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा. अब टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी भी इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा या कम होगा, वो कैसे पता चले. अब देखो, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू मूव इनटू द वेपर स्टेट. मतलब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर वो जल्दी क्या हो जाएगी, सूखने लगेंगे. तो इस वजह से भी क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने के वजह से क्लोथ जल्दी सूखेंगे तो इवेपोरेशन रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है, तो अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. अभी देखो, ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मतलब वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होंगे तब क्या होगा, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन डिफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अ गिवन टेम्परेचर. इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर ऑलरेडी हाई देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज. इजी है, ये किसके अपोजिट होगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के अपोजिट होगा. कैसे, अभी टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब सनी है इन्वायरमेंट, तो भी क्या होगा, इवेपोरेशन इजीली हो जाएगा. लेकिन उसी जगह पे अभी टेम्परेचर कम है, बारिश की टाइम चल रही है, तो फिर क्या होता है, कपड़े सूखने में भी उतना ही टाइम लगता है ना. क्यों, क्योंकि वाटर वेपर का जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है इन्वायरमेंट का, वो उतना ही होता है जितना वो होल्ड कर सकेगा, उससे ज्यादा तो नहीं वो होल्ड करेगा. इस वजह से कपड़ों में का जो वाटर वेपर है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए उसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा तो इवेपोरेशन का रेट कम, टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन का रेट ज्यादा. ठीक है, और सरफेस एरिया ज्यादा तभी भी इवेपोरेशन का रेट क्या होता है, ज्यादा होता है. ठीक है, अभी आगे नेक्स्ट और एक पॉइंट क्या दिया, एंड इंक्रीजिंग विंड स्पीड. अभी देखो, हमने इंक्रीजिंग सरफेस एरिया देखा, ठीक है, तो अभी इंक्रीजिंग टेम्परेचर देखा, फिर इंक्रीजिंग विंड स्पीड देखा. मतलब विंड स्पीड का मतलब क्या होता है, इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे. ठीक है, विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन डिक्रीज इन द सराउंडिंग. मतलब ज्यादा हवा होगी उस टाइम पे भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर लेता है इजीली, और उस वजह से पार्टिकल का वाटर वेपर में कन्वर्ट होने का भी ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है. इस वजह से जल्दी कपड़े सूखते हैं. तो हम लोगों ने चार पॉइंट देखे, कौन से देखे, जो वेपोराइजेशन के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा देखा, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इंक्रीजिंग करेंगे तो फिर वेपोराइजेशन का रेट बढ़ेगा. इंक्रीजिंग टेम्परेचर करेंगे तो भी वेपोराइजेशन का रेट बढ़ेगा.
फिर इंक्रीजिंग विंड स्पीड करेंगे तो भी वेपोराइजेशन का रेट बढ़ेगा, बट एक ही कंडीशन में ऐसा होगा जबकि वेपोराइजेशन का रेट बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम होगा। तो कौन सी कंडीशन होगी? तो ह्यूमिडिटी क्या होगी? इंक्रीज करेंगे तब, लेकिन ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तब क्या होगा? इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया है, इवेपोरेशन क्लॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग कर सकता है क्या? तो उसके लिए हम देखेंगे, इन ओपन वेसल लिक्विड केप्स ऑन इवेपोरेटिंग, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड ऑब्जर्व energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. This observation of energy from surrounding makes the surrounding cold. मतलब क्या करेगा? लिक्विड को हम क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे, फिर पार्टिकल ऑफ लिक्विड ऑब्जर्व एनर्जी, मतलब एनर्जी वो क्या करेंगे? बाहर के सराउंडिंग से क्या करेगा? एब्जर्व करेगा, और फिर वो जो उसने एनर्जी लॉस की है वो वापस क्या करेगा? रीगेन करेगा, और उसके बाद क्या होगा? फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर मेक सराउंडिंग क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। मतलब क्या होता है, देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम, द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। मतलब क्या होता है, जो हम एसीटोन है वो हम पाम पे डालते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? जो पार्टिकल ने एनर्जी अपने पाम से ली हुई है और सराउंडिंग से ली हुई है वो क्या करता है? इवेपोरेट करता है। उस वजह से पाम को क्या लगता है? ठंडा फील होता है। ठीक है, वैसे ही सनी डे में क्या होता है? पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर रूफ ओपन ग्राउंड बिकॉज ऑफ द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। मतलब जिस उसकी लेटेंट हीट कैपेसिटी की वजह से वो क्या कर लेता है? वाटर का ये कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसकी वजह से क्या होता है? कूलिंग हो जाती है। ठीक है, तो अभी ये क्या दिया है? वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? क्या होता है समर में हम लोग कॉटन क्लोथ्स क्यों वेयर करने चाहिए? क्योंकि ड्यूरिंग समर वी परस्पायर more because of the mechanism of our body which keep our cool. We know that during evaporation the particle of the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of the vaporization is observed from the body leaving the body cool. मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर में से हम लोग क्या कर लेते हैं? अपने हम लोगों को ज़्यादा स्वेट होने लगता है, और उसके बाद में हमारा टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दोनों का क्या होने लगता है? हीट होने लग जाता है, और उस वजह से क्या होता है? एब्जॉर्वेशन एनर्जी होती है कौन सी? पार्टिकल्स की, वो क्या हो जाती है? सराउंडिंग और बॉडी सरफेस की क्या होती है? वाटर वेपर में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट हो जाती है। तो वो क्या होता है? वेपोराइजेशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी लीविंग टू द बॉडी कूल। मतलब उस वजह से क्या हो जाता है? वेपोराइजेशन एब्जर्व फ्रॉम बॉडी, उसके वजह से क्या होती है? बॉडी क्या होती है? कूल होने लग जाती है। तो कॉटन बीइंग अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग द इट इनटू द एटमॉस्फेयर फॉर द इजी वेपोरेशन। और कॉटन जो होता है वो क्या होता है? हेल्प वाटर अपने बॉडी का क्या करने एब्जॉर्ब कर सकता है इजीली। मतलब स्वेट जो होती है वो हमारी इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो क्या होता है? एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। इस वजह से इजीली क्या होता है? इवेपोरेशन होता है और गर्मी कम होने लगती है। ठीक है, तो हो गया। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। मतलब आइस कोल्ड वाटर का जो वाटर का ड्रॉपलेट्स है वो बाहर हम लोगों को कैसे दिखाई देता है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, एज soon we will water droplets on the outer surface of tumbler. That water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into liquid. मतलब क्या होता है? एयर में भी जो कुछ वाटर वेपर्स होती है वो क्या हो जाती है? ग्लास के कांटेक्ट में आने के बाद में वो क्या होती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके ऊपर वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने लग जाती है। तो बच्चों देखो आज हमने इतना सब देखा। क्या क्या देखा हमने? शुरुआत में सबसे पहले तो
स्टेट्स ऑफ मैटर देखे। स्टेट ऑफ मैटर कितने थे? 3 देखे हम लोगों ने। कौन से देखे? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस हम लोगों ने देखा। तो उसके लिए हम लोगों ने ये देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उसके लिए क्या बोला? वो एक डिफिनाइट शेप होता है, इसको डिफिनाइट शेप नहीं होता है, इसका क्या होता है? इसका भी डिफिनाइट शेप नहीं होता है। और उसके बाद हमने क्या देखा? स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद हमने देखा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, मतलब मैटर के स्टेट्स पर अगर हम लोगों ने टेम्परेचर अप्लाई किया तो क्या इफेक्ट होता है, वो हम लोगों ने देखा। तो क्या हुआ? उसके मैटर के स्टेट्स क्या हुए? चेंज हुए। हाँ, ऑब्वियसली हुए। तीनों स्टेज में अगर हम लोगों ने टेम्परेचर हाई दिया तो उनके स्टेजेस चेंज हुए। उसका मेल्टिंग पॉइंट देखा हम लोगों ने, बॉइलिंग, फिर बाद में वेपोराइजेशन देखा, फिर लेटेंट हीट देखा हमने, फिर हमने क्या देखा? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर देखा, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है वो हमने देखा। वेपोराइजेशन देखा, प्रेशर अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, लिक्विड का गैस, गैस का सॉलिड, ये भी हमने देखा। तो आज के क्लास में हमने इवेपोरेशन भी देखा। इवेपोरेशन क्या देखा? डायरेक्टली मतलब क्लोथ्स, जो हमारे क्लोथ्स सुखाने हम लोग रखते हैं वो एक थोड़ी देर के बाद सूख जाते हैं, मतलब उसका वाटर कहाँ गायब हो जाता है? तो वो हो जाता है इवेपोरेट हो जाता है, वो देखा। फिर इवेपोरेशन का रेट कैसे बढ़ता है वो हमने देखा। कौन से 4 फैक्टर्स देखे उसमें हम लोगों ने। सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने पे, या फिर विंड स्पीड इंक्रीज करने पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो देखे। फिर बाद में इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है वो देखा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये इस चैप्टर का एंड पूरा देख लिया है। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।